नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? अच्छे से होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं कुसुम आपका स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास और उसमें हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान की सभ्यताएं। इससे पहले हमने 2 टॉपिक कर लिए थे। पहला करा था राजस्थान का एकीकरण, उसके बाद में राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान। तो हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं। आज हम ये तीसरा टॉपिक करने वाले हैं राजस्थान की सभ्यताएं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखना, जो आज का दौर है उसमें सिर्फ डिग्री लेना इम्पोर्टेंट नहीं है। डिग्री से कुछ नहीं होने वाला, आपको नौकरी लेना ही पड़ेगा क्योंकि नौकरी बेहद जरूरी है दोस्तों। यही तुम्हारी एक पहचान बनाती है। जो ये नौकरी है यही क्या बनाती है, आप लोगों की एक पहचान बनाती है। जो भी बेरोजगार हैं, तो चाहे लड़का लड़की कोई भी हो, जो भी बेरोजगार है उसको समाज बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता, ना ही कोई रिश्तेदार लेता है, ना ही समाज लेता है। और एक समय ऐसा आता है जब घर में ही उसको क्या मिलने लग जाते हैं, ताने मिलने लग जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, आप लोगों को अपने लिए कुछ करना है तो आप लोगों को नौकरी लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि जब घर में ताने मिलते हैं, जब घर वाले बोलते हैं कि तू कब करेगा अपनी जिंदगी में, तू कब कुछ क्या करेगा, ऐसा कुछ बोलते हैं, तब समझ आता है कि नौकरी सिर्फ नोट नहीं लाता। जो ये नौकरी होता है ये क्या लाता है, ये माँ बाप की उम्मीदें लाता है, बहन की शादी और खुद का जो आत्मसम्मान है उसको क्या लेके आता है, उसको साथ लेके आता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग थक चुके हो या थक गए हो तो रुकना नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को उठना है, पढ़ना है, लड़ना, चाहे आप कैसे भी करो, आपको रुकना नहीं है। पढ़ो, लड़ो, गिरो, कुछ भी करो, लेकिन आप लास्ट में उठो और खुद के लिए क्या करो, मेहनत करो और खुद को साबित करो दोस्तों। क्योंकि एक नौकरी तुम्हारे पूरे खानदान की नजरें तुम्हारे लिए बदल सकता है दोस्तों। तो याद रखो, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन रुकना नहीं है दोस्तों। जब तक आप लोगों की नौकरी ना मिल जाए आप लोगों को, तब तक आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। आप लोगों को क्या करना है, रुकना नहीं है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना ये बात कि डिग्री से कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक आप लोगों को हार नहीं माननी है दोस्तों। आप लोगों को पढ़ना है, आप लोग अच्छे से पढ़ो जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। आप लोग ऐसे पढ़ाई करनी है आप लोगों को कि आप लोगों के पास जो सिलेबस है उसको आप कम से भी कम, जितना भी सिलेबस है उसको आप कम से कम एग्जाम तक 5 से 7 बार उसको पूरा रिवाइज कर लो, जिससे आप लोगों को एक एक टॉपिक ऐसे अच्छे से याद हो जाए कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। मल्टीपल जो रिवीजन होता है वो करते रहो आप, जिससे अब की बार आपके सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। तो आप लोगों को मेहनत करनी है, बेहद जरूरी है आप लोगों को मेहनत करनी। तो आप लोग पढ़ना शुरू करो दोस्तों अभी से ही। पहला ये टॉपिक है हमारा राजस्थान की सभ्यताएं। तो इसमें जितने भी प्रश्न 2025 तक बने हुए हैं मैं सारे लेके आई हूँ इसमें। तो आप लोग अच्छे से देखो। सबसे पहले आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ो, उसके बाद में जो किताब है उसके अंदर कोई भी किताब वो मैटर नहीं करती, वो किताब कौन सी है कौन सी नहीं, क्योंकि 80% तक क्वेश्चन हर एक किताब में से बनते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि मेरे पास ये वाली किताब नहीं है। किताबों की दौड़ में मत भागो दोस्तों। आप लोगों के पास जो भी किताबें हैं वो उठाओ और उनसे ही पढ़ना शुरू करो। तो आप लोग जो ये क्वेश्चन देख लोगे उसके बाद में आप लोग पूरी जो लेसन है वो पूरा पढ़ो, उसके बाद में वापस से क्वेश्चन देखो। आप लोगों का इतना अच्छा टॉपिक तैयार हो जाएगा, किसी की तरफ देखना ही नहीं पड़ेगा आपको। पहला प्रश्न है हमारा, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग दी लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? तो ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग दी लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? तो ये था ओरेल स्टैन का। किसका कार्य था? ये ओरेल स्टैन का। जो प्राचीन सरस्वती नदी है उसका जो शुष्क मार्ग है उसके साथ पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण कार्य प्रसिद्ध पुरातात्विद जो ओरेल स्टैन है इनके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है ACL कार्लाइल को। किसको जाता है? ACL कार्लाइल को। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य 1871 ईस्वी में AC कार्लाइल द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में हुई थी। तो ध्यान रखना,
ये सारे प्रश्न बने हुए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार किसने खोजी थी? तो ये खोजी थी सी ए हैकेट ने। किसने खोजी थी? सी ए हैकेट ने। 1870-71 ईस्वी में सी ए हैकेट द्वारा इंद्रगढ़ और जयपुर से राजस्थान की पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार या कुहाड़ी सर्वप्रथम खोजी गई थी। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम राजस्थान में कहां से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार या कुहाड़ी खोजी या खोज निकाली थी? तो कहां से खोज निकाली थी? जयपुर और इंद्रगढ़ से। कहां से खोज निकाली थी? जयपुर और इंद्रगढ़ से। 1870 ईस्वी में सी ए हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ क्षेत्र से पत्थर की पूर्व पाषाण कालीन कुल्हाड़ी खोजी थी और इसके बाद 1908 में सेटणकार ने झालावाड़ से भी इस युग के उपकरण खोजे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 1870 ईस्वी में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज किसने करी थी? तो ये करी थी सी ए हैकेट ने। घुमा फिरा के कैसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, या आप इसमें देखो। 1870 ईस्वी में सी ए हैकेट द्वारा ही जयपुर इंद्रगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में प्रथम पूरा पाषाण कालीन हस्त कुठार की खोज की गई थी। अब हमारी पहली सभ्यता आ जाएगी, ये है गणेश्वर सभ्यता। तो जो गणेश्वर सभ्यता है उससे संबंधित प्रश्न है। अब पहला प्रश्न है, इसमें गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये करी थी रतन चंद्र अग्रवाल ने। ये 2025 में आया है, जो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा हुई थी उसमें ही आया है ये, रतन चंद्र अग्रवाल ने। और फिर पीटीआई में आप देख लो, इन एग्जामों में बना हुआ है। जो गणेश्वर सभ्यता है इसकी खोज सर्वप्रथम उत्खनन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था और इसके बाद 1978-79 में विजय कुमार ने भी यहाँ उत्खनन कार्य किया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये नीम का थाना से प्राप्त हुए थे। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे नीम का थाना में स्थित है। इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। किसको? गणेश्वर सभ्यता को। ध्यान रखना, गणेश्वर सभ्यता स्थित है तो ये कहाँ पे स्थित है? सीकर में। कहाँ पे? सीकर में स्थित है। गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में असत्य कथन को चयन करना है। तो इस जो असत्य कथन है वो देखनी है। पहला कथन है, गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में आई। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था। हड़प्पा से तांबा प्राप्त नहीं किया जाता था, जबकि गणेश्वर से हड़प्पा को तांबा दिया जाता था। यानी कि जो हड़प्पा के लोग थे ये गणेश्वर से तांबा प्राप्त करते थे। तो ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा है, गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल था। बिल्कुल सही है। गणेश्वर नीम का थाना में कांतली नदी के तट पर खोजी गई थी। ये भी सही है, लेकिन ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हड़प्पा है, गणेश्वर से हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सप्लाई किया जाता था, न कि हड़प्पा से यहाँ तांबा लाया जाता था। तो ये कथन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये ताम्रयुगीन स्थल है। कैसा स्थल है ये? ताम्रयुगीन। गणेश्वर मुख्य रूप से ताम्र उपकरण निर्माण और उपयोग के लिए प्रसिद्ध एक ताम्रयुगीन स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सभ्यता को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? तो ये गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। भारत में सबसे प्राचीन ताम्र सामग्री और अत्यधिक मात्रा में तांबे के उपकरण मिलने के कारण गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित थी? तो ये ताम्र यानी कि कांस्य युग से संबंधित थी। ताम्र कांस्य युग से। यह सभ्यता लगभग 2800 ईसा पूर्व की है, जो ताम्र कांस्य कालीन समय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना, नहीं पूछा गया है। पहला है कालीबंगा दुर्गीकरण, बिल्कुल सही है। दूसरा है बागुर सूक्ष्म पाषाण उपकरण, बिल्कुल सही है। गणेश्वर तीसरा काले चमकीले मृतभांड, तो ये कथन गलत हो जाएगा। और बैराट बौद्ध विहार, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो गणेश्वर है वो मुख्य रूप से जो क्रपस वर्णी जो कपिस वर्णी बर्तन थे वो मिलते थे यहाँ पे, जिन पर चित्रकारी की गई है। काले चमकीले मृतभांड यहाँ की विशेषता नहीं थी। तो ध्यान रखना, कपिस वर्णी जो बर्तन थे वो यहाँ मिले हैं गणेश्वर में।
अगला प्रश्न है, राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से खोजी गई थी? तो ये किस क्षेत्र से खोजी गई थी राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति? तो ये उदयपुर क्षेत्र से खोजी गई थी। किस क्षेत्र से? उदयपुर क्षेत्र से। आहड़ बनास संस्कृति मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र यानी कि जो उदयपुर संभाग है, उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र की जो बनास नदी घाटी है उसमें ये विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आहड़ संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल नहीं है। तो जो आहड़ संस्कृति है उससे संबंधित पूरा स्थल क्या नहीं है? बागोर। कौन सा पूरा स्थल आहड़ से संबंधित नहीं था? बागोर। क्योंकि जो बागोर है ये भीलवाड़ा में स्थित है और मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल है बागोर, ध्यान रखना। जबकि जो बालाथल है, गिलून है, उजियाना है, वो आहड़ संस्कृति से संबंधित ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। सॉरी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी नगरी है, कौन सी सभ्यता है जिसको ताम्रवती नगरी कहते हैं? तो वो है आहड़। कौन सी है? आहड़। अत्यधिक मात्रा में तांबे के उपकरण व औजार मिलने के कारण प्राचीन काल में आहड़ को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता था। ध्यान रखना, किसको कहा जाता था? आहड़ को। अगला प्रश्न है, धूलकोट कहाँ स्थित है? तो धूलकोट कहाँ स्थित है? ये भी कहाँ पे स्थित है? आहड़ में। उदयपुर स्थित आहड़ सभ्यता के मुख्य टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? धूल का टीला या धूलकोट। इन नामों से ये आहड़ जाना जाता था, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, आहड़ का प्राचीन नाम था, तो आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम था ताम्रवती। क्या था? ताम्रवती। आहड़ का प्राचीन काल में नाम ताम्रवती नगरी था तथा 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आघाट दुर्ग कहा जाता था। ध्यान रखना, ये सारे नाम इसी के हैं, आहड़ के। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडज, गंभीरी, कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? तो कौन सी नदी, कौन सी सभ्यता इसमें फैली हुई थी? तो ये थी आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता फैली हुई थी? आहड़। जो आहड़ सभ्यता है वो बनास नदी, उसकी सहायक नदियां बेड़च, कोठारी, गंभीरी के मैदानी भागों में विस्तृत रूप से ये फैली हुई थी। देखिए दोस्तों, करीबन 50 प्रश्न है इस क्लास में, तो जल्दी जल्दी करवा देती हूँ, आप लोगों के पूरे रिवाइज हो जाएगा ये टॉपिक। अगला प्रश्न है, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति की खोज की गई थी जिसे नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। तो कौन सा टीला था जिसके नीचे इसको दबा दिया गया था? तो ये था धूलकोट। कौन सा? धूलकोट। तो प्राचीन आहड़ सभ्यता का विशाल अवशेष धूलकोट नामक बड़े प्राकृतिक जो टीला था उसके उत्खनन से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की आहड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है वो देखना है हमें। पहला कथन है, यहाँ से चावल और जंगली जानवर एवं मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही है। ताम्र उपकरण, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियां इत्यादि यहाँ पाए गए हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, आहड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कांस्य का प्रचुर भंडार यहाँ नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा है, आहड़ सभ्यता बनास और उसकी सहायक नदियों पर स्थित थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि आहड़ में तांबे के उपकरण एवं भंडार के लिए प्रसिद्ध था, न कि कांस्य के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लोह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो कहां से हुई है? यही जो रेड टोंक है वहां से हुई है। कहां से? रेड टोंक से हुई है ये। यानी कि टोंक स्थित जो रेड है वहां से विशाल मात्रा में लोहे के सिक्के, औजार प्राप्त हुए हैं, जिस कारण इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? प्राचीन भारत का टाटा नगर। अगला प्रश्न है, पुरा पुरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। तो ये कौन से प्राचीन अवशेष संबंधित है पुरा स्थल से? तो ये स्थल है ताम्रपाषाण युग का। कौन सा स्थल है? ताम्रपाषाण युग का। जो आहड़ संस्कृति है मुख्य रूप से ताम्रपाषाण काल की प्रतिनिधि सभ्यता मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये हुआ था वी एन मिश्र के निर्देशन में। किसके निर्देशन में हुआ था? वी एन
मिश्र के निर्देशन में हुआ था। इतने एग्जामों में ये प्रश्न बना है, अभी 2025 में परिचालक भर्ती में भी बना है ये। तो वी एन मिश्र हैं ये बालाथल में वर्ष 1993 में प्रोफेसर वी एन मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर आर के मोहंते, देव कोठारी और ललित पांडे द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? तो ये उदयपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में बालाथल है? उदयपुर में। जो बालाथल सभ्यता है वो उदयपुर जिले का वल्लभ नगर तहसील में स्थित एक प्रमुख उत्तर ताम्रकालीन आहड़ संस्कृति का केंद्र है। किसका केंद्र है? उत्तर ताम्रकालीन आहड़ संस्कृति का ये केंद्र है। अगला प्रश्न है, बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? तो ये वल्लभ नगर उदयपुर, अभी हमने पढ़ा था ये। जो बालाथल पुरा स्थल उदयपुर जिले के वल्लभ नगर कस्बे में बेड़च नदी की घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, बालाथल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। बालाथल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ये बिल्कुल सही है, ताम्रपाषाण कालीन है। इसकी खोज वी एन मिश्र ने की थी और इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क इनके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है। तो ये बिल्कुल सही है। उपयुक्त तो दोनों कथन क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त कथन चुनने हैं तो ए कथन एक और कथन दोनों सत्य हैं, ये आ जाएगा इसमें। दोनों ही कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि जो बालाथल है वो उदयपुर आहड़ संस्कृति का एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। इसकी खोज उत्खनन वी एन मिश्र के निर्देशन में हुआ था और यहाँ पक्की एवं कच्ची ईंटों के उपयोग से बने आवास हड़प्पा सभ्यता के संपर्क और नगर निर्माण शैली को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण कालीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये बालाथल से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? बालाथल से। बालाथल से एक दुर्गनुमा विशाल भवन, घेराबंदी और मिट्टी की विशाल दीवारों के अवशेष मिले हैं जो यहाँ के सुरक्षात्मक दुर्गीकरण को प्रमाणित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बालाथल के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, बालाथल में खुदाई का कार्य 1993 में आर सी अग्रवाल के निर्देशन में किया गया। दूसरा है, ताम्रपाषाण काल में निर्मित बड़े भवन में 11 कमरों की रचना प्राप्त हुई है। तीसरा है, लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। और चौथा है, यहाँ से वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसमें पहला कथन गलत हो जाएगा, 2 और 3 और 4 सही हो जाएंगे, क्योंकि बालाथल में उत्खनन कार्य डॉक्टर वी एन मिश्र ने किया था, ना कि आर सी अग्रवाल ने। तो ये गलत हो जाएगा पहला कथन। दूसरा है, 11 कमरों का विशाल भवन, बिल्कुल सही है। लोहा गलाने की भट्टियां मिली है, बिल्कुल सही है। और बुने हुए सूती वस्त्र के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो ये तीनों 2, 3 और 4 बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और नीचे दिए कूट की सहायता से विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है, बी लाल के निर्देशन में गिलूंड का उत्खनन, जो गिलूंड है उसका उत्खनन किया गया था, बिल्कुल सही है। वी एन मिश्र के निर्देशन में बालाथल का उत्खनन भी किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि गिलूंड का प्रथम उत्खनन 1957-58 में बीबी लाल के द्वारा किया गया था और बालाथल का उत्खनन 1993 में वी एन मिश्र के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? तो भीलवाड़ा जो जिला है वहां पे ओजियाना स्थल है, क्योंकि ओजियाना ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का महत्वपूर्ण पुरा स्थल था, जो भीलवाड़ा जिले की बदनौर तहसील यानी कि जो पहाड़ी ढलान पर है वहां पे स्थित है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल थे? तो कौन शामिल थे? इसमें पहला है आर सी अग्रवाल, दूसरा है बी आर मीना, तीसरा है आलोक त्रिपाठी। तो इसमें सही आ जाएंगे बी और सी, यानी कि जो ओजियाना स्थल है उसका उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो जयपुर मंडल है उसके पुराविद हैं वो हैं बी आर मीना और आलोक त्रिपाठी। तो इनके नेतृत्व में 2000 और 2001 में इनका उत्खनन कार्य किया गया था, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो ये थे वो किया गया था इसमें। अगला प्रश्न है,
वर्ष 1961 से 69 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेदा कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो नहीं पूछा गया है। इसमें बीबी लाल भी हैं, बी के खरे भी हैं, एम डी खरे भी हैं, लेकिन जो आर सी अग्रवाल हैं ये नहीं है। तो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि कालीबंगा का उत्खनन कार्य 1961 से 1969 बी बिलाल, बी के थापर, एम डी खरे और के एम श्रीवास्तव के निर्देशन में यानी कि उनके नेतृत्व में हुआ था, और आर सी अग्रवाल इसमें शामिल नहीं थे। ये फर्स्ट ग्रेड में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज करी? तो किसने करी थी? अमलानंद घोष ने करी थी। किसने करी थी? अमलानंद घोष ने। देखिए दोस्तों, मैंने इनकी परीक्षा का नाम भी लिखा है, तो आप हर प्रश्न में देख लेना कि किस एग्जाम में आया है। कालीबंगा सभ्यता स्थल की सर्वप्रथम खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो सर्वप्रथम प्रकाश में लाए थे अमलानंद घोष। कौन लेके आए थे? अमलानंद घोष। इस प्राचीन सभ्यता को पहली बार पहचान दिलाने और प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष को जाता है। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगा में। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा में। जो कालीबंगा है उसमें सुरक्षा टीले हेतु यानी कि जो सुरक्षा हेतु दो टीले थे, पूर्व और पश्चिम, तो ये दो टीले मिले हैं और एक मजबूत प्राचीन जो सुरक्षा दीवार है उससे ये घिरे हुए मिले हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में किया गया था? तो ये 5 स्तर में किया गया था। कितने स्तर पर किया गया था? 5 स्तर पर। ये भी स्कूल व्याख्याता में आया हुआ है, सी टेट में भी आया है। कालीबंगा का पुरातात्विक स्थल उत्खनन कुल 5 अलग अलग स्तरों से संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का के महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कालीबंगा को। किसको कहा जाता है? कालीबंगा को। जो घग्गर यानी कि जो प्राचीन सरस्वती नदी है उसके तट पर स्थित कालीबंगा सिंधु घाटी घाटी सभ्यता का एक क्या था? प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है, 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्व वेदा का प्रमुख योगदान रहा वो कौन थे? तो वो थे अमलानंद घोष। कौन थे? अमलानंद घोष थे। 1950 से 53 के दौरान अमलानंद घोष ने इस स्थल की खोज प्रारंभिक उत्खनन कार्य संभाला था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1952 में अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज करी थी? तो ये थी कालीबंगा की। वर्ष 1952 में अमलानंद घोष द्वारा हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा स्थल की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो मिट्टी के ईंटों के घर बिल्कुल सही है। लोहे के उपकरण, क्योंकि ये नहीं आएगा। दुर्गीकरण, अग्निकुंड सब हैं, लेकिन लोहे के उपकरण नहीं आएंगे, क्योंकि कालीबंगा जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन है कि ताम्र युगीन सभ्यता थी। यहाँ से लोहे के उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है, मृण पट्टिका और सींग युक्त देवता की प्रतिमा का अंकन कहाँ से मिलता है? तो ये भी कालीबंगा से मिलता है। ये सारे फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं। कालीबंगा से मिट्टी की एक पट्टिका और सींगों वाले देवता की जो आकृति है वो उकेरी हुई वहां पे मिली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा के संदर्भ में असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? यहाँ से मात्र देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली। यहाँ से शतरंज और चौसर की गोटियां मिली हैं। संभवतः माल ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। और चौथा आ जाएगा, यहाँ के चाक बर्तन चाक पर न बनकर हाथ से बनाए जाते थे। तो ये आ जाएगा कि यहाँ के बर्तन चाक पर न बनाकर हाथ से बनाए जाते थे। तो ये असत्य हो जाएगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें सत्य पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, रंग महल का उत्खनन वी एन मिश्र एवं राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग ने संयुक्त रूप से 1959 में किया था। दूसरा है, उत्तरी राजस्थान में रंग महल प्राक हड़प्पा युगीन पुरा स्थल है। तीसरा ऑप्शन है, रंग महल का उत्खनन स्वीडन है उनके पुरातत्ववेदा हन्ना रीड ने 1952 से 53 में किया था। तो इसमें कौन से ऑप्शन आ जाएंगे? इसमें आ जाएगा तीसरा और चौथा ऑप्शन। कौन से सत्य हैं? तीसरा और चौथा सत्य आ जाएंगे इसमें। रंग महल का उत्खनन स्वीडन के पुरातत्ववेदा हन्ना रीड ने 1952-53 में करा, ये बिल्कुल सही आ जाएगा। और रंग महल संस्कृति कुषाणकालीन थी, तो ये तीसरा और चौथा सही आ जाएगा। क्योंकि रंग महल का उत्खनन 1952-53 में किसने करा था? हन्ना राइड ने।
और यहाँ कुषाण कालीन संस्कृति से संबंधित थी ये। अगला प्रश्न है, बैराट सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ो और सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ से पहला कथन है, यहाँ से 8 तांबे की आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ से 8 तांबे की आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। दूसरा है, एक कपड़े में बंधी इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो ये कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मुद्राएं हैं वो चांदी की मिली हैं। यहाँ से जो 8 मुद्राएं पंचमार्क मुद्राएं मिली हैं वो 8 वो चांदी की हैं, न कि तांबे की। इसलिए पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत। जबकि कपड़े में इंडो ग्रीक के सिक्के मिलने की बात भी यहाँ पे सही है। तो ये हमने सारे प्रश्न देख लिए हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी क्लासेज अच्छी लगी हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों से मेरी क्लासेस शेयर भी कर देना, लाइक कमेंट भी करना दोस्तों, जिससे मुझे अच्छा मोटिवेशन मिले और मैं भी और वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए, अच्छे अच्छे और बढ़िया मेहनत करके बनाऊं, जिससे आप लोगों का भी कुछ बढ़िया एग्जाम में आप लोगों के भी काम में आए दोस्तों। तो आप शेयर जरूर करना, लाइक कमेंट भी करना दोस्तों। वैसे मैं कुछ आप लोगों से मांगती भी नहीं हूँ। मेरी क्लास जो है वो एक दिन छोड़ के एक दिन आएगी, क्योंकि आप लोग इतना देखते भी नहीं हो कि मैं रोज क्लास डालूं, इसका कुछ फायदा भी नहीं है। तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन डालती रहती हूँ, आप देख लेना दोस्तों। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों से मेरी क्लासेस शेयर भी कर देना। तो आज हम इतना ही करेंगे दोस्तों, धन्यवाद।